अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है खौफनाक कहानी हमजाद, एपिसोड 1। तहरीर रिजवान अली सोमरो। रात का वक्त था। चारों तरफ गहरे सन्नाटे का राज था। हवा साकित थी। इस पुरानी खानका के हुजरे में जलता हुआ चिराग बार बार लरज रहा था, जैसे कि रोशनी भी खौफ से कांप रही हो। इस हुजरे में एक बुजुर्ग समेत 4 लोग और भी थे। चारों अफराद उस बुजुर्ग के सामने दोजानू थे। इस बुजुर्ग के चेहरे पर नौरानियत थी। सफ़ेद रेश ने उसके चेहरे की नौरानियत में इजाफा कर दिया था। वो चारों अफराद गौर से बुजुर्ग के चेहरे को देख रहे थे। बुजुर्ग के चेहरे पर अनजाने साए लरज रहे थे, जैसे कि वो कुछ सोच रहे हों। अचानक इस बुजुर्ग ने अपने उन चारों अफराद को बारी बारी घूरा और उनके लब हिले। याद रखो, हर जीरू के 2 जिस्म होते हैं, एक मरई और दूसरा गैर मरई, एक लतीफ़ दूसरा कसीफ। ये सुनकर उन चारों के चेहरों पर एक बेचैनी सी पैदा हुई और वो अपनी जगह पर पहलू बदलने लगे। हजरत, आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं इंसान के उस साए की बात कर रहा हूँ जो उसके साथ पैदा होता है। बुजुर्ग ने अपनी सफ़ेद दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए जवाब दिया। साया? एक बोला। हाँ, साया, जिसको उर्फ आम में हमजाद कहते हैं। यह कहना था कि हुजरे में मौत की सी खामोशी छा गई। शागिर्द इस तरह खामोश बैठे थे कि जैसे उनके दिलों में किसी ने बर्फ भर दी हो। हजूर, क्या हमजाद को काबू किया जा सकता है? बुजुर्ग खामोश रहा और फिर बोला, तुम सब लोग जानते हो कि मैंने सारी ज़िंदगी अमलियात में गुजारी, मगर आज तक हमजाद का वजीफ़ा नहीं किया। क्यों? बुजुर्ग खामोश हुआ। सारे शागिर्द उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देख रहे थे। दरअसल हमजाद नफ्से अमारा का नाम है और यही नफ्से अमारा इंसान को गुनाह पर उकसाता है। सब खामोश रहे। सबके चेहरे अजीब से हो गए थे। ये साया इंसान के अंदर कैद रहता है। अगर दिल नेकी पर कायम हो तो यह काबू में रहता है, और गुनाह की तरफ माइल हो तो कैद टूट जाती है और फिर वो इंसान की जगह लेने लगता है। हजरत, अगर वो आज़ाद हो जाए तो? एक शागिर्द हिम्मत करके बोला। फिर असल और नकल का फ़र्क मिट जाता है और दुनिया की पहचान ही नहीं रहती कि इंसान कौन है और साया कौन। बुजुर्ग ने गुस्सीले लहजे में जवाब दिया। सब शागिर्दों को जैसे सांप सूंघ गया। उन्होंने कभी भी हजरत को इतने गुस्से में नहीं देखा था। थोड़ी देर के बाद बुजुर्ग ने महफिल बर्खास्त कर दी। साथ साथ ही वो अपने शागिर्दों को वाज करना भूले नहीं थे। कुछ देर तक वो शागिर्दों के पास बैठे रहे और फिर सारे शागिर्द एक एक करके बाहर निकलते चले गए। बुजुर्ग आमिल इधर उधर देखते रहे और हुजरे में बाएं तरफ मौजूद एक संदूक को खोल दिया। अचानक उनकी नज़र एक चिरमी किताब पर पड़ी। किताब देखकर उनके चेहरे पर इत्मीनान नजर आने लगा। उसी लम्हे चिराग की रोशनी में दीवार पर एक साया नजर आने लगा। बुजुर्ग की नज़र उस साए पर पड़ी और फिर उनकी आंखों में खौफ नजर आने लगा। फिर वह धीरे से उठकर हुजरे में रखे हुए एक आईने की जानिब बढ़ गए। वो कुछ देर तक आईने की तरफ देखते रहे। फिर संदूक से स्याह रंग की बड़ी सी चादर निकाली और इस चादर से आईने को पूरी तरह से ढक दिया। जैसे ही उन्होंने आईने को ढका, दीवार पर नजर आने वाला साया गायब हो गया। फिर वह बुजुर्ग ज़ेरे लब बुड़बुड़ाए और बोले, जब तक मैं हूं तुझको कोई आज़ाद नहीं कर सकता। बुजुर्ग आमिल का इतना ही कहना था कि हुजरे की महदूद फिजा एक तंजिया कहकहे से गूंज उठी। सुबह के 9 बजे का वक्त था। मौसम खुशगवार था। शहर की मशहूर यूनिवर्सिटी के लॉन में रोशनी तेज़ हो चुकी थी, मगर तुलबा की रौनक इससे भी ज़्यादा नुमायाँ थी। कुछ लड़के यूनिवर्सिटी के कैफेटेरिया के बाहर खड़े सिगरेट के कश लगा रहे थे। कुछ लड़कियां हाथों में कॉफ़ी लिए तेज़ तेज़ क्लासरूम की तरफ जा रही थीं। हर चेहरे पर एक अनजानी सी खुशी नजर आ रही थी। हंसी मजाक और शोर के दरमियान कहीं कहीं बैग्स कंधे से लटकाए कुछ संजीदा चेहरे भी नजर आ रहे थे। मगर आज यूनिवर्सिटी का माहौल ही अलग था। लॉन के कोने में बड़े बड़े बैनर लगे हुए थे। स्प्रिंग फेस्टिवल 2025, रंग बिरंगी फेस्टिवल, पैनाफ्लेक्स, स्टॉल्स की तैयारी, तलबा की भाग दौड़, हर तरफ एक त्यौहार का सा समा। इन्हीं चेहरों के दरमियान जैद भी था। संजीदा, मतीन और दरमियाने कद का ये दुबला पतला लड़का, जिसकी आंखों में तरक्की के बेशुमार ख्वाब सजे थे। वो हमेशा से यही चाहता था कि पढ़ लिख कर अपने घर की जिम्मेदारियों को बखूबी सर अंजाम दे। सुबह से शाम तक क्लासेस और फिर शाम को एक प्राइवेट एकेडमी में जॉब, यही उसकी ज़िंदगी थी। ऐसे हंगामा खेज दिनों में भी उसके चेहरे पर बला की संजीदगी तारी रहती। जैद के अक्सर दोस्त उसकी संजीदगी पर उसका मजाक उड़ाते। बिलाल अक्सर उससे कहता, यार तू इतना सीरियस क्यों रहता है, ज़िंदगी तो खुश रहने का नाम है। जवाब में जैद शाने उचकाता। उसके चेहरे पर फीकी सी मुस्कुराहट दर आती और वो कहता, जिंदगी आसान होगी तो खुश भी हो लेंगे, अभी तो फिलहाल उलझने ही उलझने हैं। जवाब में सारे दोस्त कहका लगाकर हंस पड़ते, लेकिन बिलाल के चेहरे पर खफीफ सी मुस्कुराहट दर आती।
वो अच्छी तरह से जानता था कि जैद की माली हालत कैसी है और उस पर घर की जिम्मेदारियों का कितना बोझ है। क्लास का माहौल भी मुख्तलिफ नहीं था। प्रोफेसर बोर्ड पर मुआशियात के पेचीदा फार्मूले लिख रहे थे। कुछ तालिब इल्म दिलचस्पी से और कुछ बेजारी से नोट्स बना रहे थे। जैद हमेशा की तरह पहली कतार में बैठा हुआ बड़ी ही तवज्जो और दिलचस्पी से लेक्चर सुन रहा था। अचानक खट 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 की तेज़ आवाज़ उभरी। सारी क्लास चौंक कर इस आवाज़ की सिमत देखने लगी। प्रोफेसर का भी ब्लैक बोर्ड पर चलता हुआ हाथ रुक गया। ये माइन थी जो कि ऊंची हील वाली सैंडल पहने क्लासरूम में दाखिल हो रही थी। खटखट की आवाज़ उसी की सैंडल की थी। प्रोफेसर और सलान उसकी तरफ मुड़े और कदरे बेजारी और नाराज़ी से बोले, मिस माइन, आप हमेशा ही लेट आती हैं, वक्त की पाबंदी का ख्याल करें। सॉरी सर, कार ख़राब हो गई थी। माइन अपनी नकरई आवाज़ में मुस्कुरा कर बोली। आप तो कल भी लेट थी। जवाब में माइन मुस्कुराई और बोली, सॉरी सर, कल रात मेरे सर में दर्द था, इस वजह से सुबह आंख देर से खुली। ठीक है मिस माइन, सिट डाउन, ये लास्ट वार्निंग है। माइन खटखट करती अपनी कुर्सी पर जा बैठी। माइन का लेट आना रोज़ का मामूल था। रोज़ाना वो नित नए बहाने तराशती और प्रोफेसर्स उसके बहानों को कबूल कर लेते। इसकी वजह माइन एक अपर क्लास कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती थी और उसके वालिद यूनिवर्सिटी के ट्रस्टीज़ में शुमार होते थे। सारी क्लास की निगाहें उसकी तरफ थीं। यूनिवर्सिटी की अक्सर लड़कियां माइन से शदीद जलन का शिकार रहती थीं, क्योंकि माइन के हुस्न जमाल के सामने सारी ही बेरौनक हो जाती थीं। तकरीबन सारे लड़के उसके आने के मुंतज़िर रहा करते ताकि उसको देखकर निगाहें ठंडी कर सकें। लेकिन जैद की बात और थी। उसके दिल में माइन की मोहब्बत का तूफ़ान छुपा था। जैसे ही माइन क्लास में दाखिल हुई, उसी लम्हे जैद की तवज्जो पढ़ाई से हटकर माइन की जानिब हो गई। माइन का सुलगता हुआ हुस्न उसके दिल पर बिजलियां से गिरा रहा था। माइन के इर्द गिर्द हमेशा ही लड़कियां रहा करती। वजह उसका लाइफस्टाइल, महंगे ब्रांड के कपड़े, बैग और जूते। अपने हल्के की लड़कियों पर दिल खोलकर लुटाना। उसकी हर अदा पर कई दिल कुर्बान थे, खासकर उसकी मुस्कुराहट, जिस पर लड़के दिल थाम कर रह जाते। जैद उसको क्लास में पीछे से देखता रहता तो उसके दिल की धड़कन बेकाबू हो जाती। लेकिन कभी भी जैद की हिम्मत ही नहीं होती थी कि वो माइन के सामने अपना दिल खोल कर रख सके। यार जैद, तेरी नज़रें माइन का ही तवाफ क्यों करती रहती हैं? बिलाल ने एक दिन उसको ठोक दिया। जवाब में जैद शर्मा गया और किताब के औराक तेज़ तेज़ पलटने लगा। अबे, ये लड़कियों की तरह शर्माना छोड़ और जाकर उससे बात कर। नाराज़ हो गई तो? जैद घबरा कर बोला। अबे, नाराज़ भी हो गई तो क्या हुआ? नफ़रत मोहब्बत की पहली सीढ़ी होती है, हिम्मत कर हिम्मत। जैद ने खामोशी इख्तियार कर ली, मगर उसका दिल जानता था कि इतना आसान काम नहीं। कल्चरल डे के वक्फे में सब लोग कैफेटेरिया में बैठे हंसी मजाक कर रहे थे। बिलाल चिकन रोल पर हाथ साफ कर रहा था और अली की बड़कें जा रही थी। वो कह रहा था, आज देख लेना, मेरी तकरीर सबको हिला कर रख देगी। हाँ बिल्कुल, साद हंस कर बोला। हिला तो देगी, तुलबा के कह के तो सब सुनेंगे, लेकिन तालियां कोई नहीं सुनेगा। जैद भी उन्हीं के साथ बैठा था, लेकिन उनकी तवज्जो उनकी बातों से ज़्यादा माइन पर थी, जो कि एक तरफ अपनी सहेलियों के साथ हंसी मजाक कर रही थी, साथ ही साथ वो अपने बालों को संवारती। तो जैद का दिल तेज़ तेज़ धड़कने लग जाता। अबे क्या सोच रहा है? बिलाल ने उसके कंधे पर हाथ मारा। बिलाल के हाथ मारते ही वो चौंक गया। कुछ नहीं, वो झींप कर बोला। जवाब में बिलाल मुस्कुरा दिया। जानता हूं तो क्या सोच रहा है। जैद ने चौंक कर उसकी सिमत देखा तो वहां सिर्फ मुस्कुराहट ही दिखाई दी। ये सच था, बिलाल उसके बहुत अच्छे दोस्तों में से था। वो ऐसा दोस्त था जिससे दिल की हर बात की जा सकती थी। यूनिवर्सिटी से छुट्टी होने पर वह धीरे से चलता हुआ बस स्टॉप पर जा पहुंचा। सामने से उसको अपनी लोकल बस आती दिखाई दी। बस को देखकर उसने ठंडी सी सांस ली और बस के करीब आने का इंतजार करने लगा। बस खचाखच भरी हुई थी। रोज़ाना का यही मामूल था। वो भरी हुई बस में लटक कर घर पहुंचता। जब घर में दाखिल होता तो थकन और सुस्ती से निढाल हो चुका होता। शाम की थकन के साथ एक अजीब सा बोझ उसके कंधों पर सवार होता, जो कि मुस्तकबिल की फिक्र था। घर में दाखिल होते उसने किचन में से बर्तनों की खटखट की आवाज़ सुनी। उसकी वालदा हमेशा की तरह चूल्हे के सामने खड़ी थी। वह एक सादा सी औरत थी। चेहरे पर मौजूद झुर्रियाँ ये साबित करती थीं कि इस औरत की ज़िंदगी मेहनत और कुर्बानी का समर है। जैद, खाना लगा दूँ, फिर एकेडमी जाना है? नहीं अम्मी, अभी मूड नहीं, सिर्फ पानी पिला दें, वह थकावट भरे लहजे में बोला। पानी पीकर वह गुसल खाना में घुस गया। नहाकर बाहर निकला तो अपने आप को काफ़ी फ्रेश महसूस कर रहा था। वालदा ने उसके सामने खाना रख दिया। अपनी पसंद की सब्ज़ी देखकर वो बहुत खुश हुआ। आलू गोभी उसको बहुत ही पसंद था। खा पी कर फारिग हुआ तो चाय उसके सामने मौजूद थी। बेटे, पढ़ाई कैसी चल रही है? बस अम्मी, अच्छी चल रही है। अगले माह फिर डेडलाइन फ़ीस की? ओहो, कहो तो तुम्हारे अब्बू से पैसे मांग लूँ? नहीं अम्मी, वैसे ही घर का खर्चा मुश्किल से पूरा होता है। मैं एकेडमी की इजाफी क्लासेस ले लूँगा।
इसी दौरान जैद की छोटी बहन आमना दूसरे कमरे से निकलकर उसके सामने आ खड़ी हुई। आमना की उम्र 8 साल थी। वह 5वीं क्लास की तालबा थी। अरे मेरी गुड़िया, जैद ने प्यार से आमना के सर पर हाथ फेरा। भाई कल टीचर्स डे है, मिस ने 100 रुपये लाने का कहा है। जैद ने अपनी बहन की मासूम आंखों को देखा और फिर खामोश हो गया। इसको क्या पता एक एक पैसे के लिए उसको कितनी मेहनत करना पड़ती है। कोई बात नहीं गुड़िया, कब देने हैं? परसों। ठीक है। उसने मुस्कुराते हुए अपनी अम्मी की तरफ देखा, जिनकी निगाहों में बहुत से सवाल मचल रहे थे, जैसे वो कहना चाह रही हूँ कहाँ से दोगे। जैद घर से बाहर निकला है। उसका रुख अपनी एकेडमी की तरफ था। एकेडमी में सारा दिन उसका दिमाग बहन के सवाल की तरफ लगा रहा। जब वो घर वापस आया तो काफ़ी थक चुका था। दूसरे दिन वो यूनिवर्सिटी पहुंचा तो हस्बे मामूल वही माहौल था। कल्चरल डे का दूसरा दिन था। उसकी निगाहें बिलाल को ढूंढ रही थी। बिलाल को ढूंढते ढूंढते वो कैफेटेरिया में दाखिल हो गया। अचानक उसकी नज़र कैफेटेरिया में माइन पर पड़ी, जो कि अपनी फ्रेंड्स के साथ हंसी मजाक करने में मसरूफ़ थी। वो माइन की जानिब देखने लगा। माइन की हंसी की आवाज़ें सबके शोर पर भारी थी। माइन किसी बात पर कह के लगाकर हंस रही थी। अचानक उसने सदफ की आवाज़ सुनी, जो कह रही थी, यार माइन, कल्चरल शो में तेरी ये ड्रेस बहुत खूबसूरत लग रही थी, ज़रा तस्वीरें तो देख। माइन ने अदाए बेनियाजी से अपने सर को हिलाया और अपने खूबसूरत बालों की लट को उंगली से सर के पीछे की तरफ घुमाते हुए कहा, हाँ सदफ, ड्रेस तो वाकई बहुत महंगी है, पहनने वाला अलग ही नजर आता है। उसके लबों पर मुस्कुराहट थी। जैद का दिल जैसे अटक गया। माइन के जवाब में उसकी फ्रेंड्स के नकरई कह कहे बुलंद हुए। बिल्कुल तेरी बात ही और है, तेरे अंदर स्टाइल के साथ साथ गुरूर भी है। माइन मुस्कुराई। माइन की मुस्कुराहट सब पर भारी थी। यार तू पार्टी कब दे रही है? नायला ने कहा। किस बात की पार्टी? माइन ने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा। तेरा बर्थडे आने वाला है। ओह हाँ, माइन हंसी, बहुत जल्द। लेकिन पार्टी 5 स्टार में होगी, नायला बोली। तुझे तो बस मुफ्त खोरी ही चाहिए, वो भी 5 स्टार में, सदफ मुंह बनाकर बोली। यह सुनकर नायला का मुंह बन गया। हाँ, 5 स्टार की क्या ज़रूरत है, पार्टी तो कहीं भी हो सकती है। यह सुनकर नायला ने नागवारी से माइन और सदफ की सिमत देखा और दूसरे लम्हे मुस्कुराई। यार मैं इसलिए कह रही थी, तेरी शान बनेगी, लोग वाह वाह करेंगे। देखो माइन ने क्या पार्टी दी है। ये तो है। ठीक है, तुम लोग जैसा चाहो। अब मुंह बनाने की बारी सदफ की थी, जबकि नायला के चेहरे पर मुस्कुराहट। दरअसल नायला और सदफ दोनों ही माइन से जला करती थी, क्योंकि उसके पास उनके मुकाबले में कुछ ज़्यादा ही रुपया था। वो हमेशा से ये चाहती थी कि उनके पास भी ज़्यादा पैसा हो ताकि वो अपना पैसा दिखा सकें। और माइन को तारीफ़ बहुत पसंद थी, इसलिए उसके इर्द गिर्द रहने वाली ज़्यादा लड़कियां उसके पैसे के लिए तारीफ़ किया करती, जिनमें नायला का नाम नुमाया होता। और माइन खर्चा भी बहुत ज़्यादा किया करती थी। उसकी बर्थडे का सुनकर जैद का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उसने सोचा कि वो भी इस बर्थडे को विश करेगा। कब है बर्थडे? सदफ बोली। 10 तारीख को, नायला ने जवाब दिया। तुझे बड़ा पता है। सदफ ने मुंह बनाकर उसकी तरफ देखा। मैं इसकी बहुत ख़ास दोस्त हूँ। नायला का अंदाज फखरिया था, जबकि माइन के लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। जैद जैसे उसमें खो सा गया। उसी लम्हे बिलाल उसको अंदर आता हुआ दिखाई दिया। बिलाल को देखकर वो तेज़ी से उसकी जानिब लपका। यार बिलाल, काम था तुझसे, बोल। यार वो, जैद झिझकने लगा। उसकी आवाज़ उसका साथ छोड़ रही थी। बोलना, क्या मसला है? नहीं कुछ नहीं। चल अच्छा, बाहर पठान के होटल पर चाय पीते हैं। फिर वो दोनों साथ साथ चलते हुए होटल पर आकर बैठ गए। बिलाल समझ गया कि जैद को पैसों की ज़रूरत है। होटल पर बैठते ही उसने जेब से 5,000 रुपये निकाले और जैद के हाथ पर रख दिए। ये क्या है? यार मैं तेरा दोस्त हूँ और दोस्त वो होता है जो दोस्त के दिल की समझे। बिलाल मुस्कुराया। जैद की आंखों से आंसू छलकने लगे। मैं तेरा शुक्रिया अदा नहीं करूँगा दोस्त, क्योंकि शुक्रिया अदा करने से एहसान कम हो जाता है, जैद ममनूनियत से बोला। जवाब में बिलाल मुस्कुराया। एहसान कैसा? दोस्तों के हिसाब दिल में होते हैं, हों तो वापस कर देना, ना हो तो कोई बात नहीं। जवाब में जैद ने तशक्कर भरी नज़रों से उसकी तरफ देखा। चाय के दौरान बिलाल बोला, देख मेरे दोस्त, माइन समुंदर का खारा पानी है और तू मीठा। खारा कभी मीठे से नहीं मिल सकता। जवाब में उसके लबों पर फीकी सी मुस्कुराहट दौड़ गई। मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे मेरी मोहब्बत पर भरोसा है। बिलाल ने कोई जवाब नहीं दिया। वो महसूस कर रहा था कि इश्क के मैदान में जैद काफ़ी आगे जा चुका है। चाय पीकर जैद होटल से चला गया। आज उसका दिल यूनिवर्सिटी की क्लासेस अटेंड करने का नहीं था। चुनाचे वो बस स्टॉप की तरफ चल दिया। काफ़ी देर तक खड़े रहने के बाद जब उसकी मतलूबा बस नहीं आई तो उसने पैदल मार्च करने का फैसला कर लिया। चलते चलते उसकी नज़र एक पुरानी सी दुकान पर पड़ी। ये एक एंटीक शॉप थी, जहाँ पुरानी और कीमती नवादरात मुनासिब दामों पर मिल जाते थे। वो ना जाने क्या सोचकर दुकान के अंदर चला गया। दुकान के अंदर काउंटर पर एक मजहूल सा बूढ़ा सूट और हैट लगाए बैठा था। बूढ़े का चेहरा दाढ़ी मूंछों से बेनियाज था। आंखों में अजीब सा जमूद था, एक अजीब सा ठहराव। दुकान के अंदर दाखिल होकर जैद की नज़र एक आईने पर पड़ी। वो एक कद्दे आदम आईना था।
आईने को देखते ही जैद पर मुतासिर कुन कैफियत तारी हो गई। देखने में वो आईना काफ़ी कदीम मालूम हो रहा था। आईने के किनारों पर लकड़ी के पुराने मगर नफीस नक्शो निगार थे। रोशनी पड़ते ही ऐसा लगता कि जैसे उसका शीशा सांस ले रहा हो। जैद ने आईने को छुआ तो उसके दिल को सुकून सा महसूस हुआ, ऐसा सुकून जिसकी कोई मिसाल नहीं। क्या तुमको यही आईना पसंद आया है? बूढ़ा अपनी कुर्सी से उठकर उसके पास आ गया। नहीं, ऐसे ही देख रहा था। वैसे कितने का है? बूढ़े के चेहरे पर पूरी इसरार सी मुस्कुराहट रिंग गई। ये कोई आम आईना नहीं है, हमेशा अपने मालिक को ढूंढ लेता है। क्या मतलब? कुछ नहीं बड़े मियाँ, अगर ये सस्ता है तो दे दें, वरना छोड़ दें। ठीक है, तुम 500 दे दो। 500? जैद का मुंह खुल गया। जैद सोच भी नहीं सकता था कि मालिक इस आईने की इतनी कम कीमत बताएगा। वो तो सोच रहा था 2-3 हज़ार रुपये का बोलेगा। आप मजाक कर रहे हैं, ये तो महंगा लगता है तो महंगा, लेकिन तुम्हारे लिए सिर्फ 500 का। मगर क्यों? मेरी मर्जी, बूढ़ा नागवारी से बोला। बात यह है कि मैं अपने पहले कस्टमर को जो भी चीज़ होगी वो रियायती कीमत पर देता हूँ। बूढ़ा मुस्कुराया। जैद ने शाने उचकाए और जेब से 500 रुपये निकाल कर उस बूढ़े के हाथ पर रख दिए। अपने घर का पता लिखवा दो, तुम्हारे घर पर यह आईना पहुँच जाएगा, और इसका किराया वो भी हमारी तरफ से। जैद की आंखों में हैरत के दिए जल उठे। दूसरे दिन ही आईना उसके घर पहुँच गया। जैद अपने कमरे में आईने के सामने बैठा था। उसने वो आईना अपने कमरे में दीवार के साथ लगा दिया। पहली बार उसने आईने का तनकीदी निगाहों से जायजा लिया। वाकई आईना बहुत खूबसूरत था। ऐसा लगता था जैसे कि कोई कदीम फन पारा उसके सामने मौजूद हो। अचानक उसको ऐसा लगा जैसे कि उसके साथ कमरे में और कोई भी हो। पहली बार उसको एहसास हुआ कि यह कमरा खाली नहीं। शायद ही आईने का एहसास था कि वो अकेलापन महसूस नहीं कर रहा था। उसका दिल चाह रहा था कि वो इस आईने से बात करे। वो इसके सामने पहुंचकर बुड़बुड़ाया जैसे कि वो उससे बात कर रहा हो। मुझे हैरत है कि उस दुकानदार ने तुम्हें इतना सस्ता कैसे दे दिया। जैद को ऐसे महसूस हुआ कि आईने ने उसकी बात सुन ली हो, जैसे आईना उसकी बात सुनकर मुस्कुराया हो। जैद के लिए यह एहसास निहायत ही हैरान कौन था। दोबारा इसी एहसास को महसूस करने के लिए वो बोला, तुम जानते हो मैं अंदर से कितना टूटा हुआ हूँ। घर की परेशानी और कर्जे में घिर चुका हूँ। अब की बार उसने महसूस किया कि आईने ने हमदर्दी जताई हो, जैसे उसमें से कोई आवाज़ सी बाहर निकली हो। जैद के लिए यह एहसास बिल्कुल ही नया था। जैद को जैसे ये सब कुछ अच्छा लगने लगा। दिन गुजरते गए। जैद रोज़ाना रात को आईने से ढेर सारी बातें करता और ये महसूस करता कि आईना उसकी तमाम बातों का जवाब देता है। आईना हरकत नहीं करता था, बस ये जैद का एहसास था। दूसरे दिन वो यूनिवर्सिटी जा पहुंचा। लेक्चर हॉल में प्रोफेसर खान का लेक्चर शुरू हो चुका था। प्रोफेसर खान ज़रा सख्त किस्म के प्रोफेसर थे। अगर वो दौरान लेक्चर किसी तालिब इल्म से सवाल पूछ लें और वो उसका ठीक तरह से जवाब ना दे पाए तो उस तालिब इल्म की शामत आ जाती थी। दरअसल प्रोफेसर खान का पढ़ाने का अंदाज इतना सहल और आसान था कि बड़े से बड़े कूड़ मगज भी बात समझ आते थे। प्रोफेसर का लेक्चर जारी था, मगर जैद की निगाहें तो कहीं और थीं। उसकी निगाहों का मरकज़ वो जाँ सोज हुस्न था जिसने जैद को दीवाना बना रखा था। चौथी की तार में बैठी माइन, जिसकी धीमी मुस्कुराहट जैद पर जादू की तरह असर कर रही थी। वो जब भी अपनी मखरूती उंगलियों से बालों को पीछे करती, जैद अपने आप को किसी और ही दुनिया में पाता। अबे ताड़ू, ये ताड़ना बंद कर। ये बिलाल था जो जैद को मुसलसल घूरते हुए देखकर बोला। जैद ये सुनकर बुरी तरह से झींप गया। अबे कोई सुन लेगा, जैद ने धीरे से कहा। कोई नहीं सुनेगा। फिर भी तू प्रोफेसर को जानता है ना, अगर उसने तुझे पकड़ लिया ना तो फिर तेरी खैर नहीं। कुछ नहीं होता। इतना कहकर वह फिर दीदे हुस्न में मशगूल हो गया। उसी लम्हे प्रोफेसर की गूंजीली आवाज़ जैद के कानों से टकराई। मिस्टर जैद, स्टैंड अप। जैद चौंक कर सीधा हुआ और पूरा क्लासरूम उसकी तरफ मुतवज्जा हो गया। प्रोफेसर खान ने चश्मा उतारते हुए कहा, मिस्टर जैद, ज़रा ये बताइए, अगर डिमांड बढ़ जाए और सप्लाई वही रहे तो कीमत पर क्या असर पड़ेगा? जी वो असल में। जैद बगलें झांकने लगा। प्रोफेसर ने मेज़ पर हाथ मारा। कितने ही दिनों से देख रहा हूँ कि आपका ध्यान कहीं और होता है। हालांकि आप तो बहुत ज़हीन तालिब इल्म हैं। सॉरी सर, नो सर। क्या सॉरी सर, नो सर? गेट आउट फ्रॉम माई क्लास। सर चिल्लाकर बोले। पूरी क्लास कहकहों से गूंज उठी। जैद का दिल डूबने लगा। उसने सुना कि सबसे ज़्यादा बुलंद हंसी माइन की थी। जैद शिकस्ता कदमों से क्लास से बाहर जाने लगा। माइन के कहके उसके दिल पर खंजर की तरह चुभ रहे थे। सारे ही लोग मजाक कर रहे थे। एक इंसान था जिसके बुशरे पर अफसुर्दगी थी, उसका नाम बिलाल था। वो जैद को जाते हुए देख रहा था और दिल ही दिल में अफसुर्दा हो रहा था। क्लासरूम से निकलने के बाद जैद यूनिवर्सिटी कैंपस के लॉन में जा बैठा। उसके कानों में अभी तक लोगों की हंसी गूंज रही थी। कुछ फासले पर यूनिवर्सिटी का कैफेटेरिया था। शोर शराबा करते तुलबा खाने पीने की चीज़ें लेकर लॉन पर बैठ जाते। अचानक उसकी नज़र माइन पर पड़ी, जो कि अपने दो सहेलियों के साथ हंसी मजाक करती चली आ रही थी। उसके हाथ में कॉफ़ी का कप और बर्गर था।
तुमने देखा जैद का हाल? माइन हंसते हुए बोली। हाँ यार, सदफ बोली, बेचारा कूड़ मगज है। प्रोफेसर के इतने मामूली सवाल का जवाब भी नहीं दे सका। माइन हंसकर बोली। इस पर वो दोनों ही हंस पड़ी। अगर प्रोफेसर तुमसे पूछ लेते तो तुम जवाब दे देती, नायला बोली। हाँ, उसने पुरगुरूर अंदाज में सर को पीछे की जानिब झटका। मुझे मालूम नहीं था कि जैद इतना कूड़ मगज है। शक्ल से भी बेवकूफ़ लगता है, माइन हंसकर बोली। जवाब में तीनों एक साथ ही हंस पड़ी थी। जैद के जख्मों पर जैसे किसी ने नमक छिड़क दिया हो। वो अच्छी तरह से जानता था कि तंज का निशाना उसकी ज़ात है। फिर वो घर चला आया। अम्मी ने इतनी जल्दी आने की वजह पूछी तो उसने बीमारी का बहाना बना दिया। अब वो आईने के सामने खड़ा था। अपने दिल की बातें वो आईने के सामने कर सकता था। माइन के जहरीले कह कहे उसके कानों में गूंज रहे थे। वो शिकस्ता अंदाज में आईने के सामने खड़ा था, उसको घूर रहा था। इस आईने को खरीदे हुए जैद को ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, मगर जैद को लगता था कि जैसे वो उससे मानूस हो चुका है। देखा तुमने, उसने मुझे सबके सामने जलील कर दिया। मुझ पर हंसी, जैसे मैं कोई जोकर हूँ, कोई तमाशा। उसकी आवाज़ भराई हुई थी। अचानक उसके होंठों पर तल्ख मुस्कुराहट उभर आई। अगर तुम मेरे साथ होते तो तुम देखते। कमरे में सन्नाटा छा गया। जैद को ऐसा लगा कि आईने में उसका ही अक्स नजर आ रहा था। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसकी बातें सुन रहा हो, जैसे उसकी आवाज़ खला में नहीं जा रही, उसके अल्फाज को कोई अपने अंदर समेट रहा है। फिर वो बिस्तर पर ढह गया। कब उसको नींद आई उसको पता ही ना चला। उसी लम्हे आईना में एक अक्स जाहिर हुआ। इस अक्स का चेहरा नुमाया नहीं था। वो उसको मुस्कुराती हुई निगाहों से देख रहा था, जैसे वो उससे कह रहा हो, जैद तुम बेफिक्र हो जाओ, तुम्हारा दर्द अब मेरा दर्द है। माइन के बर्थडे पार्टी की दावत पूरी क्लास को मिली थी, जिसमें जैद भी शामिल था। जैद बिलाल के साथ उसी पठान के होटल पर जा बैठा। यार तुम जाओगे बर्थडे पार्टी में? बिलाल ने उसकी तरफ देखकर कहा। बिल्कुल, और मैं उसे इजहार मोहब्बत भी करूंगा। ऐसी गलती मत करना वरना तुम सारी जिंदगी पछताओगे। जैद ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसका दिमाग तो बस माइन के ख्यालात में उलझा हुआ था। बिलाल समझ गया कि जैद बहुत आगे जा चुका है, जहां से ठोकर खाए बगैर वापसी नामुमकिन है। बर्थडे पार्टी का दिन आ गया। माइन ने पूरा फ्लोर बुक किया था होटल एम्पीरियल में, जो शहर का सबसे मशहूर और मुमताज़ होटल था। हल्की हल्की म्यूज़िक और खुशबुओं से भरी फिजा में हर तरफ कह कहे और खुशियाँ भरी हुई थी। मेज़ पर केक रखा था जो कि 2 मंजिला था। माइन अपनी फ्रेंड्स के साथ निहायत ही खुश नजर आ रही थी। उसके साथ उसके मम्मी पापा और घर के दीगर अफराद भी मौजूद थे। उसका नीले रंग का खूबसूरत और दीदा जेब ड्रेस सबसे ज़्यादा नुमाया मालूम हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि माइन के ड्रेस के सामने दूसरे सामने रंग फीके पड़ गए हों। जैद दूर एक कोने में सांसें रोक के खड़ा था। उसकी आंखें माइन के हुस्न की ताब नहीं ला पा रही थीं। केक कटने के बाद माइन अपनी फ्रेंड्स और दूसरे लोगों के तोहफे वसूल करने में मसरूफ़ हो गई। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि जैद हिम्मत करके छोटे छोटे कदम उठाता हुआ आगे बढ़ा। उसने जेब से अपना लाया हुआ तोहफा निकाल लिया। बिलाल ने उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन जैद तो जैसे अंधा ही हो गया था। वो आहिस्ता आहिस्ता माइन के नज़दीक जा पहुंचा। थोड़ी देर तक वो हिम्मत ही ना कर पाया। फिर काफ़ी हिम्मत करने के बाद उसने माइन को मुखातिब किया। माइन, 1 मिनट प्लीज़, तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। बोलो, माइन ने एक अदा से जवाब दिया। उसने अपना छोटा गिफ्ट, जो कि एक रिंग की सूरत में था, माइन के सामने कर दिया। ये मेरी तरफ से मेरी मोहब्बत का पहला तोहफा। उसकी बात सुनकर माइन एक लम्हे के लिए संजीदा हुई और फिर दूसरे ही पल उसके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई और उसने हाथ बढ़ाकर उसका तोहफा ले लिया। जैद का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। माइन ने उसका तोहफा खोल दिया। बॉक्स के अंदर एक छोटी सी रिंग जगमगा रही थी। माइन की निगाहों में हकारत और तंज उभर आया। तुम इस मामूली सी अंगूठी के जरिए मुझे प्रपोज करने आए हो? इतना कहकर वो हंस पड़ी। दिखाओ मुझे। नाइला ने आगे बढ़कर वो अंगूठी ले ली। नाइला अंगूठी को चंद लम्हे परखने के बाद हंसकर बोली, माइन, तेरी नुकरानी से अच्छी अंगूठी पहनती है। तुम माइन जैसी लड़की को प्रपोज करने आए हो? उसकी बात सुनकर सारा हॉल कहकहों से गूंज उठा, जबकि जैद की कैफियत ऐसी थी कि ज़मीन फटे और वह ज़मीन के अंदर धंस जाए। उसकी आंखों से आंसू रवां थे, लेकिन माइन ने उन आंसुओं की परवाह न की और वह बोली, तुम अगर मेरे मेहमान ना होते तो धक्के मारकर बाहर निकाल देती। क्या सोचकर तुमने मुझसे मोहब्बत का इजहार किया? जैद ने कोई जवाब ना दिया। उसकी आंखें भीगी हुई थीं। सारा हॉल कहकहों से गूंज रहा था। हर लड़के और लड़की की निगाहें जैद के लिए इस्तेज़ाइया थीं। क्या हुआ बेटे? उसी लम्हे उसके पापा आगे बढ़े। पापा, ये 2 कौड़ी का लड़का जो हमारा नौकर बनने के लायक नहीं मुझे प्रपोज कर रहा था। यह सुनकर उसके पापा चौंक गए। क्यों? उसके वालिद ने जैन का गिरेबान पकड़कर जोरदार धक्का दिया। धक्का खाते ही जैद दूर जा गिरा और पूरा हॉल कहकहों से गूंज उठा। उसी लम्हे बिलाल आगे बढ़ा और जैद को सहारा दिया। दफ़ा हो जाए यहाँ से।
जैद ने शिकस्ता नज़रों से माइन की तरफ देखा और फिर तेज तेज कदम उठाता हुआ हॉल से बाहर निकल गया। बिलाल भी उसके पीछे था। जैसे जैद होटल से बाहर निकला, बिलाल ने उसको जा लिया। मैंने तुझसे कहा था ना दोस्त। जैद ने कोई जवाब ना दिया, बस आंसू भरी निगाहों से उसकी तरफ देखा और गुजरते हुए रिक्शा को रोका और उसमें सवार हो गया। बिलाल ने उसे रोकने की कोशिश की मगर वो रुका नहीं। रात गहरी हो चुकी थी। स्याह आसमान पर चांद रोशन था। चांद की उदास रोशनी भी जैद के दिल की तरह उदास मालूम हो रही थी। जैद आईने के सामने खड़ा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तुमने देखा कि कैसे उसने मेरी दोबारा बेइज्जती की। सबकी निगाहों में मेरे लिए नफरत थी, खासकर उसकी निगाह में जिसके लिए पैसा ही सब कुछ है। इतना कहकर वो उकड़ों बैठ गया। उसने अपना सर जानू में छुपा लिया। वो यही सोच रहा था कि मेरे पास मौत के सिवा और कोई रास्ता नहीं। ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी से तो मेरी मौत ही अच्छी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो अपने आप को टूटा हुआ और हारा हुआ महसूस कर रहा था। उसी लम्हे जैसे आईने में हल्की सी जुम्बिश हुई। एक हल्की सी आवाज़ जैद के कानों से टकराई, जैसे किसी ने सीटी बजाई हो। उसने चौंक कर आईने की तरफ देखा और फिर वो चौंक गया। उसकी आंखों से हैरत और खौफ जाहिर हो रहा था। आईने में एक अक्स उभर रहा था। वो अक्स मुकम्मल हुआ तो जैद की चीख निकल गई, क्योंकि उसके सामने आईने के अंदर वो खुद खड़ा था। आईने के अंदर नजर आने वाला वजूद बिल्कुल ही उसका हमशक्ल था। जैद ने शलवार कमीज पहन रखी थी, जबकि उसने स्याह लिबादा ओढ़ रखा था। उसकी आंखों से एक अजीब सी गहरी रोशनी फूटती महसूस हो रही थी। होंठों पर एक मध्यम सी मुस्कुराहट थी और अंदाज बहुत ज़्यादा बावकार था। जैद की सांस ही रुक गई। वो अपने ही अक्स को घूर रहा था। उसका दिल धड़कना भूल गया। अचानक उसका अक्स मुस्कुराया और उसकी तरफ देखकर बोला, घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। कौन हो तुम? जवाबन उसके लबों पर मौजूद मुस्कुराहट और गहरी हो गई। जान जाओगे, बस इतना समझ लो कि मैं तुम्हारा ही साया हूं। नामुमकिन, ये मेरा वहम है। जवाब में अक्स मुस्कुराया और उसके लब हिले। जैद ने सुना वो कह रहा था, नहीं, मैं हकीकत हूं, वहम नहीं। अगर वहम होता तो मुझे देख ना पाते। जैद की टांगें कांपने लगी। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसको नजर आने वाला अक्स सच है या उसके दिमाग का खलल। नहीं, ये तुम्हारा दिमागी फितूर नहीं। तुम अपने साए से बात कर रहे हो। लोग मुझे हासिल करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, मगर हासिल नहीं कर पाते। अक्स ने मुस्कुरा कर कहा। यह सुनकर जैद घबराया। उसने आहिस्ता से हाथ आगे बढ़ाया और आईने की सतह को छुआ। ठंडक की एक लहर थी जो उसके वजूद में उतर गई। उसे ऐसा लगा कि जैसे उसकी उंगलियों ने किसी साए को महसूस किया। नहीं नहीं, यह सच नहीं, मैं ख्वाब देख रहा हूं। जैद अपने आप बुड़बुड़ाया। जवाब में अक्स के होंठों से एक कहकहा बुलंद हुआ। नहीं मेरे दोस्त, यह सच है। मैं तुम्हारे जिस्म का एक हिस्सा हूं। अगर यह झूठ होता तो तुम मेरे लम्स को महसूस न कर पाते। इतना कहकर उस शख्स ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। लम्हा भर के लिए शीशे की सतह पानी की तरह लर्जी। एक हाथ आहिस्ता से आईने से बाहर निकला और एक उंगली उसकी उंगलियों को छू गई। जैद की आंखों में दहशत उभरी और वह पीछे हट गया। कौन हो तुम? फिर वही सवाल, कहा ना तुम्हारा साया हूं। जैद की समझ में कुछ ना आ रहा था कि वो क्या करे। अगर ये उसका साया है तो ये बातें मेरे जहन में कौन डाल रहे? अक्स ने जैसे उसकी बात सुन ली और मुस्कुराया। उसके लब हिले और वो बोला, मैं वो हूं जो हमेशा से तुम्हारे अंदर छुपा था। तुम्हारा दर्द, तुम्हारी तकलीफ को मैंने हमेशा से महसूस किया है। हर इंसान के पैदा होने के साथ ही मेरा वजूद भी पैदा होता है। अब तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। बोलो, क्या मांगते हो? मुझे भूख लगी है, बस इतनी सी बात। वो मुस्कुराया। उसी लम्हे जैद ने देखा उसके सामने एक बड़ी प्लेट आ गई, जिसमें ताज़ा ताज़ा बिरयानी मौजूद थी, जिससे उठती खुशबू पूरे कमरे को महका रही थी। जैद बिरयानी को देखकर बेताब हो गया। कुछ ही देर में वो ये भूल गया कि अभी वो कुछ देर पहले अपने अक्स से डर रहा था। बिरयानी बड़ी ही तेज़ी से जैद के मैदे में मुंतकिल हो रही थी। खाने के बाद जैद ने उसकी तरफ ममनूनियत भरी निगाहों से देखा और कुछ नहीं, बस पेट भर गया। ये सुनकर अक्स के लबों पर एक पुरस्कार से मुस्कुराहट उभर आई। वो बड़ी ही गहरी नज़रों से जैद की तरफ देख रहा था, जैसे कह रहा हो, अभी तो खेल शुरू हुआ है। दोपहर का वक्त था। यूनिवर्सिटी के मरकजी लॉन में तमाम तलबा ग्रुप्स की शक्ल में बैठे थे। सारे तालिब इल्म खुशगपियों में मसरूफ़ थे, लेकिन उनमें एक तालिब इल्म बहुत उदास था। उसका नाम बिलाल था। 3 हफ्ते हो चुके थे जैद ने यूनिवर्सिटी आना छोड़ दिया था। उस दिन पार्टी वाले वाक़े के बाद से जैसे जैद यूनिवर्सिटी का रास्ता ही भूल बैठा था। उसका सबसे करीबी और गहरा दोस्त बिलाल ज़्यादा ही परेशान था। बिलाल 2-3 दफ़ा उसके घर भी गया, लेकिन पता चला कि वो लोग घर बेचकर कहीं जा चुके हैं। अचानक उसकी नज़र माइन पर पड़ी, जो कि अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठी थी। उसका दिल नफ़रत से भर गया। अचानक उसके कानों ने सदफ़ की आवाज़ सुनी, जो कि माइन से मुखातिब थी। वो कह रही थी,
यार तेरा वो आशिक सादिक कहीं नजर नहीं आ रहा? पार्टी में उसको औकात दिखा दी इसलिए वो नजर नहीं आया, नायला ने हंसकर कहा। बिलाल का दिल गुस्सा और नफरत से भर गया। उसका दिल चाह रहा था कि उठकर जाए और एक एक थप्पड़ उन दोनों के मुंह पर दे मारे, मगर उनकी औरत होने के नाते से वो रुक गया। उसी लम्हे माइन की आवाज़ उसने सुनी। हिम्मत तो देखो ज़रा उसकी, मेरे हसूल के ख्वाब देख रहा था, माइन ने हंसकर कहा। उसका अंदाज निहायत ही तंजिया था। उसी लम्हे यूनिवर्सिटी के दरवाजे के बाहर एक शोर सा उठा, किसी गाड़ी के इंजन की गरज। लम्हे भर के बाद एक बड़ी सी कार जो कि मर्सिडीज थी यूनिवर्सिटी के गेट से अंदर दाखिल हुई। सब चौंक कर उसकी तरफ देखने लगे। रोशनी उस कार के शीशों पर यूं झलक रही थी जैसे धूप खुद उसके बदन पर निछावर होना पसंद कर रही हो। वाह यार, नई मॉडल की लगती है, नायला के मुंह से निकला। कार के रुकने के बाद कार का दरवाज़ा खुला। उससे जो नौजवान बाहर निकला उसने नीले रंग की ब्रांडेड जीन्स और वाइट टी शर्ट पहन रखी थी। आंखों में सन ग्लासेस थे। वह लड़का निहायत ही स्मार्ट और पुरएतमाद लग रहा था। माइन की निगाहों में पसंदीदगी के तासुरात थे। कौन है ये? माइन के मुंह से अज खुद निकला। ये किसी बड़े बिजनेसमैन का सपूत लगता है, नायला ने जवाब दिया। वो लड़का मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ रहा था। बिलाल उसको पहचानने की कोशिश कर रहा था। अचानक उसके चेहरे पर ऐसे तासुरात उभरे जैसे उसको पहचान गया हो। उसी लम्हे वो भागकर उसके पास गया। जैद, तुम? जैद का नाम सुनकर वो तीनों ही चौंक गईं। अरे हाँ, ये तो वाकई जैद है, सदफ ने हैरानगी से कहा। जैद मुस्कुराती हुई निगाहों से बिलाल को देख रहा था। हाँ यार, मैं बस, अल्लाह ने किस्मत बदल दी। वो उसकी निगाहों में मौजूद हैरानगी को भांप कर बोला। बिलाल को अब भी यकीन नहीं आ रहा था कि जैद इतना बड़ा आदमी बन गया। चल पठान के होटल पर बैठते हैं, फिर बताता हूँ, जैद ने बिलाल को देखकर मुस्कुराते हुए कहा। जैद ने कार के डोर लॉक किए और फिर बिलाल के साथ गेट से बाहर जाने लगा। उसी लम्हे जो कि हैरानगी से उसकी तरफ देख रही थी उसकी तरफ लपकी। हेलो जैद, माइन ने हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन जैद उसको नज़रअंदाज करके आगे बिलाल के साथ गेट से बाहर निकल गया। माइन उसको जाते हुए देख रही थी। उसकी निगाहों में हैरत थी। उसकी क्या, सबकी निगाहों में हैरत थी जो कि जैद को जानते थे। रात का सन्नाटा था। जैद के नए बंगले के कमरे से आती हुई रोशनी और जैद के सांसों की आवाज़ बाकी थी। जैद सोफे पर बैठा था। उसके चेहरे पर एतमाद था। ये वही जैद था जिस पर सब हंसते थे, लेकिन बेइज्जती के बाद यूनिवर्सिटी के पहले इंट्रो ने जैद में काफ़ी एतमाद बख्शा था। जैद बहुत खुश था। उसके सामने वही आईना मौजूद था जिसकी मदद से वो करोड़पति बना था। वो अच्छी तरह से जान चुका था कि नज़र आने वाला अक्स मेरा अपना हमजाद है जो मुझे मिल गया है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, जैद ने आईने की तरफ देखकर कहा। उसी लम्हे शीशे की सतह लर्जी और फिर वो सामने आ गया। उसका अपना अक्स, उसका साया, उसका हमजाद। वो उसको मुस्कुराती हुई निगाहों से देख रहा था। ये आगाज़ है जैद, देख मैं तुझको कहाँ से कहाँ पहुँचाता हूँ, हमजाद के लबों से निकला। मगर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? कहा ना, मैं तुम्हारा जिस्म लतीफ़ हूँ। तुमको तकलीफ़ में ना देख सका इसलिए मुझे ज़ाहिर होना पड़ा। ओह, तुम जो कहोगे तुमको वो मिलेगा, मगर याद रखना हर तोहफे की कीमत होती है और हर तोहफे का अहद होता है। कीमत? मगर किस तरह की? हमजाद हंसा और फिर जैद से कहा, वक्त आने पर तुम सब समझ जाओगे। मैं हर कीमत के लिए तैयार हूँ। अगर तुम्हारे एहसानों की कीमत मुझे अपने खून से भी अदा करनी पड़े तो करूँगा। जवाब में हमजाद मुस्कुराया और उसके लबों पर पुरस्रार से मुस्कुराहट गहरी हो गई। शीशे की सतह लर्जी। हमजाद वहाँ नहीं था। जैद ने तवील सांस ली और कमरे की लाइट ऑफ कर दी।